अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू पिच साइड एपिसोड 16। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत स्पेशल शो लाए हैं, क्योंकि आप सबको पता है यूजुअली मेरे साथ मेरे को होस्ट अमान होते हैं। लेकिन आज वंस कराची से मेरे एक बहुत स्पेशल गेस्ट से ज्वाइन किया है, अली रामिज, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो अली रामिज, खुशामदीद आपको शो में। आज आप कैसे हैं? Assalamualaikum. Thank you for having me बिल्कुल। on your show today. जी अच्छी बिल्कुल। आज exciting इंशाल्लाह डिस्कशन होगा. बिल्कुल। जिस तरह आप सबको पता है, जो लेटेस्ट खबर है पाकिस्तान क्रिकेट में वो ये है कि बाबर आजम वापस से टेस्ट के कैप्टन बन चुके हैं। तो ये एक बहुत कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, कुछ के लिए ये थोड़ी अफसोसनाक खबर है। तो आप अपने शो को स्टार्ट करेंगे। अमान, आपसे मैं इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा, आप कैसे हैं आज? बिल्कुल मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बस आज बिना किसी टाइम ज़ाया करे हम लोग शो को स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजा बिल्कुल, आएगा स्क्वाड इंशाल्लाह। पे आ जाते हैं। तो स्क्वाड जिस तरह आप सबको पता है अनाउंस हो गया है। तो अमान, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्क्वाड को थोड़ा साइड पे करके इस पे आते हैं डिसीजन पे कि बाबर आजम को, जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे, उनको वापस से टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया है। तो अमान, इस पे आपके मैं ओपनिंग थॉट्स लेना चाहूंगा। देखिए, मेरे थॉट्स इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थॉट्स हो गए, क्योंकि बाबर आजम को जिस तरीके से टेस्ट का कप्तान वापस से अपॉइंट किया गया है, जी। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ही बेकार तरीके का था डिसीजन। बिल्कुल बनता नहीं था उनको टेस्ट कप्तान बनाना, बिल्कुल। देखा जाए तो। और तो और बातें ये भी कुछ अभी सोशल मीडिया पे गो थ्रू हो रही थी कि सलमान अली आगा को टेस्ट की कैप्टनसी के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने शायद मना कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल झूठ थी। आकिब जावेद ने कंफर्म किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सलमान आगा को टेस्ट कैप्टनसी के लिए ये नहीं पूछा गया था, और डायरेक्टली आपका सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ही टेस्ट की कैप्टनसी के लिए कंसिडर किया गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही कोई बुलशिट सा डिसीजन, और बाबर आजम के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि कैप्टनसी एक्सेप्ट करना आफ्टर ऑल दैट जो कि पिछले 5 साल में हुआ है, मुझे समझ से तो बाहर था बिल्कुल। जी बिल्कुल अमान, आप आपकी पॉइंट में कहीं ना कहीं लॉजिक बिल्कुल है कि आपने कहा कि एक ऐसा बंदा जो कैप्टन था ऑलरेडी, और वो आई थिंक थर्ड टाइम अपनी करियर में अपॉइंट हुए कैप्टन। लेकिन अली, मैं इसमें आपको लाना चाहूंगा इसमें, क्योंकि मुझे पता है आप बाबर आजम के बड़े डाई हार्ट फैन हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि डिस्पाइट बीइंग अ वेरी पैशनेट फैन ऑफ बाबर आजम, क्या आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि बाबर आजम के लिए इस वक्त क्या ये जरूरी है कि वो वापस कैप्टन बने, या उनको अपनी बैटिंग और अपने रन्स पे फोकस करना चाहिए? यार देखो ये अ, मेरे को एक सिंगल जवाब नहीं होगा इसमें यस या नो का कि मैं इस डिसीजन को सपोर्ट करता या नहीं, बट मेरे लिए पर्सनली मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है, बिकॉज जैसे हम लोग ने यहाँ पे सलमान अली आगा की बात की। जी। इवन तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वो कंसिस्टेंटली रन्स करते हुए आ रहे हैं, वो टीम का इस वक्त बैकबोन बना हुआ है हमारी, जी। प्रोवाइडेड कि बाबर आजम जो है इतने टॉप फॉर्म में नहीं रहा जिस टॉप फॉर्म में वो रहता था। फिर आपका रिजवान भी जो है ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है थोड़ी बहुत। तो यस, वो पॉइंट आपका जरूर वैलिड है, मगर हमने उसको देखा है कि आप ये भी देखते हैं कि बंदे के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अभी कैप्टनसी ले सकते हैं या नहीं ले सकता। बिल्कुल। उसको हमने T20 कैप्टनसी के साथ ट्रस्ट किया था सलमान अली यार को, बट उसने वो वाले रिजल्ट नहीं डिलीवर किया। हाँ, उसके साथ एक यंग टीम थी, वो सारे फैक्टर्स आपके अपनी जगह पे हैं, बट वो जो डिसीजन टेकिंग होती है, टैक्टिकल डिसीजन होता है, आप किसको किसको ओवर लगा रहे हो, किस वक्त फील्ड सेट कैसे कर रहे हो, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। एंड इस बहुत सारे एनालिस्ट ने, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, सबने ये बात ब्रिंग अप की थी। अब बाबर आजम का ये है कि हाँ, आप ये कह सकते हो उस दो दफा ऑलरेडी पहले दी हुई है, एक दफा उसको निकाला हुआ है, तो शायद उसको इस वजह से नहीं लेनी चाहिए थी। बट आई थिंक करेंटली हमारे पास उससे बेहतर फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप देखो, शान मसूद ने 16 गेम्स में से 12 तो वो तकरीबन बिल्कुल। जो है आई थिंक हारे, और उसमें से बाकी 4 थिंक हमारे चार जो है आई चार थिंक हम जीते लोग हैं, जीते बिल्कुल हैं। 4 जीते हैं। वो 4 जीते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 जीते हैं, और फिर एक साउथ अफ्रीका के जीते हैं, और एक आई थिंक उनका मुझे याद नहीं है, किसी और छोटी श्रीलंका या किसी को उन्होंने हराया है। तो अली रामिज, मैं बिल्कुल। आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो टेस्ट टीम में इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपकी कैप्टनसी के। हाँ, एक बंदा था जिसका मैं समझता था चांस बन सकता था, वो है सऊद शकील। क्योंकि अगर सऊद आपको शकील। याद हो, सऊद शकील वाइस कैप्टन थे आई थिंक पिछले 1.5-2 साल में। तो उनका चांस बन सकता था, बट उनकी भी अगर आप बैटिंग फॉर्म देखें तो इतनी जबरदस्त नहीं वो रही भी है। डिक्लाइन आया जी हुआ है। बिल्कुल, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो पीएसएल में जिस तरह अभी हमें नजर आए कैप्टनसी करते हुए, तो इतने इंप्रेसिव नहीं थे। तो उन पे जाना वही। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो इवन तो आई डोंट थिंक बाबर आजम को बनाना बेस्ट डिसीजन था, बट इट मे नॉट बी ऑल्सो द वर्स्ट डिसीजन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। अमान, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थॉट्स है इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपकी बात से एग्री नहीं करूंगा कि आप कह रहे हो कि कोई और ऑप्शन नहीं था आपके पास।
जी, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि हम जैसे कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल से बाहर हो चुके हैं। जी, तो जी, बिल्कुल। एक ऐसे बॉटम ऑफ द टाइम पे टेबल, एक नए बॉटम ऑफ द कैप्टन टेबल है। एक ऐसे टाइम पे एक नए कैप्टन को लाना एक बिल्कुल सा बेकार सा डिसीजन है, क्योंकि नए कैप्टन ला के भी कुछ टैक्टिकल चेंजेस आप कर भी लो, आप मैचेस जीत भी जाओ, स्टिल आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ स्टेज पे नहीं पहुंच पाओगे। तो इससे जी, बेटर यही नहीं था कि आप सेम कैप्टन के साथ ही आप कंटिन्यू रखते और नेक्स्ट साइकिल में भले से बाबर आजम को रिअपॉइंट कर देते, उसमें कोई बात नहीं है कि नेक्स्ट साइकिल में अब साइकिल के बीच में कैप्टन चेंज होना और आप बोल रहे हो कि आपके पास बाबर से बेटर कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर हम लोग बैटिंग फॉर्म की बात करें तो देखिए, बाबर की फॉर्म के साथ माना कि बाकी किसी प्लेयर की खास फॉर्म नहीं है, सऊद शहदली की फॉर्म नहीं थी, शाह मसूद की फॉर्म में डिप आया था आफ्टर टेकिंग कैप्टनसी, लेकिन बाबर की वो तो फॉर्म देखे ना, लाइक पिछले 3 साल से 26 की टेस्ट में एवरेज है, बिल्कुल एंड 26 चार की साल में एक 26 टेस्ट की में 100 एवरेज है नहीं है। और आई थिंक कोई 3.5 साल हो गए उनको टेस्ट में सेंचुरी किए हुए। तो ये भी पॉइंट देखने वाला है एग्जैक्टली 100 कि नहीं है उनके बाबर आजम टेस्ट खुद मैच टेस्ट खेलने। क्रिकेट में जो कहीं न कहीं उनका बेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए क्योंकि जिस तरह के वो क्लासिकल बैट्समैन हैं, तो ये भी पॉइंट है। अमान एक बात मैं आपकी बड़ी एग्री करूँगा, आपने कहा शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि शान मसूद देखिए अगर उनको निकाला है ना कैप्टेंसी से तो उनको टीम से भी बाहर कर देते आप। क्योंकि उनकी एज भी हो गई है, तो बेहतर यही होता कि आप उनको कंटिन्यू करके अगली साइकिल से फिर आप किसी नए कैप्टन को लाते। तो अली मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके इस पे क्या थॉट्स थे कि अगर शान मसूद को ही हम लोग ये 2 सीरीज़ में कंटिन्यू करके उनका मतलब कहते हैं ना करियर भी खत्म करवा देते और फिर उनको टीम से भी हम निकाल देते लेकिन ये टेन्योर उनका पूरा हो जाता। यार देखो, अब आप कितने चांसेस दोगे बंदे को, बात इस पे आ जाती है। उसने बिल्कुल, हाँ, अगर ये भी है प्रीवियसली बिल्कुल। जैसे बाबर आजम बहुत सालों से आपका परफॉर्म करते हुए आ रहा था, सही है, वो आपने बोला कि एवरेज उसकी तकरीबन आई थिंक 24 की एवरेज तुमने बोली हुई है पिछले 26 कुछ 26 की सालों के अंदर, एवरेज दो 26 तीन, की। सही 26 की एवरेज हुई जी, है 2-3 सालों में, सही है, वो डिक्लाइन हुआ है। बट उससे पहले उसने दिखाया है कि उसने टॉप क्लास बॉलर्स के अगेंस्ट उसने बहुत क्लासी शॉट मारे हुए हैं, उसने जी, बड़े बड़े स्कोर्स किए हुए हैं, उसने इंटरनेशनल सेंचुरीज मारी हुई हैं। तो जो है आई थिंक मतलब वो फॉर्म कंटिन्यू अगर वो कर सकते हैं, उसने रिसेंटली दिखाया कि उसकी बैटिंग जो है वापस आ रही थी उस फॉर्म में जिसमें हम लोग उसको देखते थे पहले, तो आई थिंक ले सकते हैं। बट हमारी असल में हमारी टीम का मसला आई थिंक कैप्टेंसी से ज्यादा बड़ा है। हमारा मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स उस तरीके से हमको परफॉर्म करके नहीं देते, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। बिल्कुल, और ये हम लोग सिर्फ टेस्ट में नहीं देखते आ रही, हम लोग तीनों फॉर्मेट में मसला देख रहे हैं कि हमारे टेस्ट हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं जिनको हम पेस बैटरी कहते थे एक टाइम पे, वो पेस बैटरी शो अप नहीं कर रही कभी से भी। तो मसला उनका है, मसला आई थिंक ये कैप्टेंसी वगैरह का है ही नहीं। आप दूसरी टीम को देखो, जैसे आप बुमराह को देख लो या फिर आप जो है स्टार्क को देख लो, ये सारे जब अपनी टीम के लिए विकेट्स लेके देते हैं, चाहे आपकी कंडीशन स्पिन वाली हो, आपकी कंडीशन पेस वाली, ये लोग आपके विकेट निकाल के देंगे। तो कैप्टन के ऊपर से भी इतना बोझ हट जाता है कि उसके बॉलर उसको परफॉर्म करके दे रहे हैं, बट हमारे पाकिस्तान में ये हो नहीं रहा। बिल्कुल आप अरे सही सही कह है, रहे हैं। मैं जी, आपकी मैं आपकी तो थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि सारा काम बॉलर्स का होता है। देखिए, अगर आपकी ये बात, हम फिलहाल हमारी बात बाबर आजम पे चली थी कि बाबर आजम की कैप्टनसी में फ्लॉज बहुत थे, उनकी बैटिंग में पिछले 4 साल से इतना खतरनाक डिक्लाइन आया हुआ है, और आपने सही सही कहा कि बाबर आजम की थोड़ी बहुत जो फॉर्म अभी वापस आई है, उस फॉर्म को उनको चाहिए कि उस फॉर्म को मजीद बेहतर करते, आगे और मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते, बजाय इसके उन्होंने कैप्टनसी का एक बिला वजह का प्रेशर बिल्कुल अपने ये मैं सर पर ले इससे लिया, जो एग्री कि करता हूँ उनकी बिल्कुल, बैटिंग पर करेगा। बिल्कुल। और जो आपने पॉइंट रेज किया कि बॉलर्स का हमारे बहुत बड़ा इशू है कि बॉलर सही तरह से बॉलिंग नहीं करते थे, जिस वजह से सारे बल्ली बाबर पे आ जाया करती थी, तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, 2024 का T20 वर्ल्ड कप आप पूरा का पूरा सिर्फ अपने बैटर्स की वजह से हारे थे, जिन बैटर्स से 120 पे 120 नहीं हो सकते, उसमें आप अगर उस मैच भी आप बॉलर्स को कुछ कहोगे तो रॉन्ग मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल अमान आप सही कह रहे हैं मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ कि बॉलर्स ने भी अच्छा किया है लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर ना मैं समझता हूँ हमारे बॉलर्स बिल्कुल पैथेटिक रहे हैं स्पेशली जो फास्ट बॉलर हैं क्योंकि देखिए आप जो मर्जी आप कर लें टेस्ट क्रिकेट का मैच जीतने के लिए आपको 20 विकेटें लेनी होती हैं 20 इसका विकेट चाहिए इसका होती हैं, कोई बिल्कुल। शॉर्टकट नहीं है आप ग्रेट टेस्ट टीम निकालें इवन जो इंडिया की टेस्ट टीम जो 2016 से लेके 20-21 में जो उन्होंने डोमिनेट किया था विराट कोहली की कैप्टनसी में उसमें आप देखिए उनके फास्ट बॉलर्स का कितना बड़ा रोल था बुमराह शामी उमेश यादव ईशांत शर्मा ये सिराज ये सब थे तो बॉलर्स का होना ही
सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है, बिकॉज एज दे से कैप्टन इज ओनली एज गुड एज हिज टीम। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम का ये बड़ा फ्लॉर है, स्पेशली अवे फ्रॉम होम। क्योंकि देखिए घर में आप पिछले 1-2 साल में स्पिनर्स के साथ जीत रहे थे। नुमान अली थे आपके पास, साजिद खान थे, लेकिन बाहर जाके आपकी पिटाई हो रही थी। नसीम शाह को हमने देखा एग्जैक्टली, साउथ अफ्रीका में, आपको वो बिल्कुल। टेस्ट याद होगा, इसमें अब्बास ने 7 विकेटें ली थी। बाहर से नसीम शाह ने बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी बुरी बॉलिंग करके हमें हरवा दिया था वो मैच। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट यही है कि मतलब आपका ना टेस्ट मैच का फॉर्मूला बिल्कुल समझ से बाहर हो गया। एक तो आपके अवे टेस्ट मैचेस बहुत थोड़े से होते हैं, और जो सारे मैचेस अपने होम पे खेलते हो, होम पे वही स्पिन की विकेटें बना के आप दूसरे को ट्रैप कर लेते हो, लेकिन खुद भी उस जाल में फंस जाते हो। ना आपसे बैटिंग होती है ना उनसे बैटिंग होती है। तो आपका होम का तो मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आता। आप बाहर जाते हो कहीं पे, बाहर जाकर तो आप हो जाते हो एक्सपोज, आपके ना बैटर से ना वहाँ पे बैटिंग होती है, ना आपके बॉलर से वहाँ बॉलिंग होती है। तो आपकी इस इतने खतरनाक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, इतने बेकार सिस्टम में, टेस्ट की इतनी खराब लाइक पोजीशन के अंदर, बाबर आजम ने जो बिला वजह का ये क्या कैप्टनसी का भूत अपने सर पे ले लिया है, मुझे समझ में नहीं आती कि बाबर आजम को इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है कि वो क्या सोच कर उन्होंने कैप्टनसी एक्सेप्ट करी। ऑब्वियसली बाबर पे कोई जबरदस्ती तो नहीं, बंदूक सर पे रख के उनको ये कैप्टनसी कि आप कैप्टनसी करोगे। बाबर चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। वो इस बात का प्रूफ दे दिया कि कहीं ना कहीं बाबर में भी वो सेल्फिशनेस है कि कप्तानी करनी है तो मैंने ही करनी है और किसी ने नहीं करनी। बिल्कुल अली, मैं आपसे इसका फॉलो अप पूछना चाहूंगा। आप ऑब्वियसली बहुत बड़े फैन है बाबर आजम की, तो आपको नहीं हम्म। लगता एज अ फैन आप ये चाहते हैं कि इस वक्त बाबर आजम अपनी जो पीएसएल की जो फॉर्म थी, और जो थोड़ी बहुत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या जो बांग्लादेश के अगेंस्ट रन्स किए थे, वो ये फॉर्म कैरी करते टेस्ट सीरीज के अंदर, और वहां पे इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइमलाइट होती है, आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में, वहां जाके वो सेंचुरीज करते हैं, बड़े स्कोर करते हैं। अब उन्होंने ये जो इतना बड़ा अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, कहीं न कहीं आपको भी पता है बाबर आज़म थोड़े मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस चीज़ का आपको नहीं एग्जैक्टली। लगता उन पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी बैटिंग पे, जो उस वक़्त सबसे ज़रूरी है उनके लिए? या या स्ट्रेट अप मना करना तो मतलब एक ड्यूटी होगा कि हाँ उसके ऊपर प्रेशर जरूर आएगा और ज्यादा। जी, उसके ऊपर ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, पूरी टीम की अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर आएगी। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम आई थिंक उसका अगर रिसेंट इंटरव्यू भी हम लोग देखें जी, तो जी। हाँ, वो आज मैंने उसमें देखा है बिल्कुल। उसमें उसने उसमें बिल्कुल। ये बात करी है कि उसने अपनी मिस्टेक से पहले सीखा। एंड मतलब बंदा खुद तो यही कहेगा कैप्टन, बट अगर हम लोग ये देखें यार वो बहुत चीजों से गुजर चुका है। इवन जब बिल्कुल, वो कैप्टन नहीं था तो टीम चाहे परफॉर्म करे ना करे बाबर आजम के ऊपर हमेशा ब्लेम आती थी। बिल्कुल, सही या ये कोई भी, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान कोई मैच हार रहे है तो उसका ब्लेम बाबर आजम के ऊपर आना है। और अगर पाकिस्तान कोई जीत रहा है टीम, तो वो भी अगर बाबर आजम उसमें परफॉर्म करेगा तो या तो वो छोटी टीम के वो बोलेंगे छोटी टीम के अगेंस्ट कर रहा है, या उसका स्ट्राइक रेट कम है। ये मसले जो चलते रहते हैं। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि उसी के ऊपर ही आएगी हमेशा भली। तो अब वो कैप्टेंसी ले ना ले, जब बात उसी पे आनी है, और अगर वो अपने मिस्टेक से सीख, उसने कहा कि वो सीखा है और जो इम्प्रोवाइज कर सकता है कैप्टेंसी में, और उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है, तो आई थिंक इट्स वर्थ गिविंग इट अ शॉट मे बी। शायद बिल्कुल, उसने यही सोच के लिया जी, हो। मैं आपकी इस बात से थोड़ा-सा एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए एक बंदा जिसने इतना एक्सपोज़र लिया हो, तो वो सीखता भी है बिल्कुल, ये आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जिसने इतना खेला हुआ हो, इतनी कैप्टेंसी की भी हो, तो उसने अपनी गलतियों से ज़रूर रियलाइज़ किया होगा। और मुझे लगता है अगर इस दफ़ा बाबर आज़म को जो एक सेकंड लाइफ़ मिली है, थर्ड लाइफ़ मिली है एज़ अ कैप्टन, अगर इस दफ़ा वो जो उन पे एक इल्ज़ाम लगते थे कि यार ये दोस्तों को खिलाता है, साज़िशें होती हैं, ये सब चीज़ें, अगर इस दफ़ा वो इस चीज़ को साइड पे कर दें और प्योर एज़ अ कैप्टन और एज़ अ बैटर करें कुछ प्योर इंटेंट के साथ, तो मेरा भी इसमें है बिलीफ कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम होप ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँ क्योंकि मुझे पता है आप दोनों के पास टाइम इतना नहीं है, तो हम लोग थोड़ा स्क्वाड में भी डिस्कशन करेंगे कि जो अनाउंस हुआ है, तो सबसे बड़ी हेडलाइन इस स्क्वाड की बिसाइड्स बाबर आजम रिटर्निंग एज कैप्टन, वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया टेस्ट टीम से, तो और होना ही उनके था वो। साथ हसन अली को भी ड्रॉप कर दिया। तो अमान, इस पे मैं आपके थॉट्स लेना चाहूंगा, क्योंकि आप मुझे लगता है काफी खुश होंगे इस बात से। देखिए, जो कि बात बिल्कुल सही है आपकी, शाहीन शाह और हसन अली का ड्रॉप होना मुझे कोई इतना शॉकिंग बात सामने नहीं है, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि टेस्ट मैच, टेस्ट के अंदर आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो कि ऑन द डे आपको फास्ट बॉलिंग करके दे, जैसे कि जो कि 140 प्लस के पेस करे, हार्ड लेंथ को हिट करे और कंडीशन को यूटिलाइज करे। बिल्कुल, और थर्ड से आपको पता होगा, देखा हमने बांग्लादेश में सेकंड डे के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी 126 128 इस पेस पे बॉल कर रहे थे। और शाहीन साहब से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करो कि आपका पेस क्यों कम आया हुआ है, वो कहते हैं मेरा पेस कम ही नहीं हुआ हुआ।
वो एक नहीं डिनायर नहीं, से इनके बाहर ही नहीं इनके आते। भरम भी बहुत हैं। आई थिंक इनके शाहीन एग्जैक्टली, शाह इनके अफरीदी के भरम भरम इतने भी है। और होते हैं। बाबर आजम को मैंने देखा है, वो फिर भी थोड़ा हम्बल रहते हैं। इनके ज्यादा थोड़े दूसरे वाले भी मसले हैं शाहीन शाह अफरीदी के। एग्जैक्टली, ये समझते पता नहीं है कोई बहुत गेम से बड़े हो गए, इनसे कुछ सवाल जवाब करें इनको गुस्सा आ जाता है। मतलब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया इनको टेस्ट स्क्वाड से बाहर निकाला गया, और ये बात बोल के बाहर निकाला गया है कि आपका स्पेस नहीं है, आपको इसलिए बाहर निकाल ले स्क्वाड से। तो मैं अगर शाहीन शाह अफरीदी की जगह होता तो मैं इस बात को अपनी ईगो पे ले लेता और अपने पेस को वापस लाने की जितना मुझसे हो सके उतनी मेहनत करता। तो अभी शाहीन शाह के लिए भी यही वक्त है कि वो जाए, डोमेस्टिक खेले और अपने ऊपर जितना काम कर सकते हैं वो करे। मैं इस बात पे एक जी चीज ऐड करना चाहूंगा कि शाहीन के साथ एटीट्यूड के जो मसले हैं वो उसकी दो मेन रीजंस की वजह से। एक तो उसकी बैकिंग है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बिल्कुल। उसके जो शाहिद आफरीदी, और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ये जो अभी आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारी सीरीज जो हुई थी उसके अंदर इंटरव्यू हुआ था उसका, किसी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा था कि आपकी स्पीड क्यों गिर रही है, और उसको नाहिद राना और इन सब के एग्जांपल्स जी दिए जी, थे बिल्कुल जो कि बिल्कुल। बहुत अच्छी पेस पे चला रहे होते हैं। उसका जवाब उसमें बहुत ही एक नेगेटिव था जिसके ऊपर लोगों ने इतनी अटेंशन नहीं उठाई। बट उसने बिकॉज वो पेस नहीं निकाल पा रहा, उसने बोला नाहिद राना सिर्फ इसलिए पेस निकाल रहे हैं बिकॉज वो अभी अभी आया है और जो है उसका डेब्यू हाँ रिसेंटली हुआ एग्जैक्टली। है। जी ये जी। एक बहुत ही नेगेटिव बात है करने के लिए। आप मतलब ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बात है मेरे हिसाब से कि आप किसी एक नए बॉलर जो कि अच्छा कर रहा है आप उसको बोलो कि आगे जाके वो जो है इस तरीके से बन जाएगा, तो आज आप भी अपने आप 6 को विकेटें लिए जस्टिफाई कर उसने, रहे हो। आज भी 6 विकेटें हाँ लिए। अभी सही, जिम्बाब्वे बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लिटा दिया उसने आज। बता दिया था। एग्जैक्टली ये कौन सी हार गई जस्टिफिकेशन है लेकिन देने हार गई वाली कि बांग्लादेश। वो नया। जी देखिए बिल्कुल। शाहीन का एक मसला ये भी है ना कि वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े प्लेयर है। 26 साल उनकी ऑन पेपर एज है। क्या शायद आप ये बात जानते हो कि 26 साल जो है वो किसी भी फास्ट बॉलर का प्राइम ईयर होता है। बिल्कुल इस बिल्कुल। टाइम पे फास्ट बॉलर अपने पीक पे होते हैं, और ये अगर उनकी पीक है तो मेरे ख्याल में ये तो उनकी मुश्किल से 2 से 3 साल की बाकी रह गई है, वो भी थोड़ी बहुत हुई है क्रिकेट। बिल्कुल आप सही कह अगर रहे हैं। ये ऐसे ही अगर रहे। हम अगर हम स्क्वाड पे थोड़ा आए अमान और अली, तो अगर आप देख सकते हैं जो फास्ट बॉलिंग अटैक है हमारा, काफी मुझे लगता है एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा यंगस्टर्स भी है इसमें। मोहम्मद अब्बास है जिनके पास काउंटलेस एक्सपीरियंस है काउंटी क्रिकेट के बिल्कुल अंदर, होते तीन हैं। चार काउंटीज को बहुत, वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इवन दो पेस कम है बट वो जी जी। बहुत उसकी जो बिल्कुल लाइन लेंथ बिल्कुल। आपको और इवन निकाल के जो देते हैं इंग्लैंड बहुत। के जो क्रिकेटर्स हैं करंट, वो भी बहुत हाईली रेट करते हैं मोहम्मद अब्बास को। फिर उनके उनके साथ मोहम्मद अली है जो इस वक्त आपको पता है काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहम्मद आमिर के साथ वो टीम में है नॉटिंघम में। तो वो भी अच्छे बॉलर है, सबको पता है। देन वी हैव उबैद शाह। पर्सनली मैं बहुत खुश हुआ हूँ ये देख के कि उबैद शाह की यहाँ पे सिलेक्शन हुई है। नसीम शाह जो उनके भाई हैं उनको यहाँ से साइड पे कर दिया गया है, और उबैद शाह का टैलेंट देख के उनको पिक किया गया है। देखिए मोहम्मद अली की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए मोहम्मद अली को ना हमारी टीम के बाकी प्लेयर्स को एक वो बनाना चाहिए, एक रोल मॉडल। क्योंकि मोहम्मद अली आपको याद हो आज से 2 साल पहले वो पीएसएल में भी 130-35 की मैक्सिमम पेस पे बॉल करते थे। तो उन्होंने अपने ऊपर ऐसा क्या वर्क किया कि वो आज वो तकरीबन 150 को टच कर रहे होते हैं। पीएसएल में भी वो 147 148 पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे थे। तो मेरे बिल्कुल सही बात अकॉर्डिंग है। अली का इस मरतबा इंग्लैंड टूर पे, वेस्ट इंडीज टूर पे काफी बड़ा रोल होगा, क्योंकि जिस पेस और जिस लेंथ को वो हिट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही लेकर आएगा इस मरतबा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है मोहम्मद अली एक एक्साइटिंग बॉलर है। देखना होगा कि वो इंग्लैंड में कैसा करते हैं। थोड़ी सी शो को एंड करेंगे क्योंकि आपको पता है टाइम अभी नहीं है इतना। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि विकेट कीपर गाजी गौरी, मोहम्मद रिजवान दोनों हैं। तो इसमें से आपको क्या लगता है, रिजवान को ही बैक किया जाएगा या गाजी गौरी जो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं उनको शायद मौका दिया दिया जाए? देखिए शायद तो मेरे ख्याल में इसमें मोस्ट प्रायोरिटी जो है मोहम्मद रिजवान को ही दी जाएगी, क्योंकि गाजी गौरी को शायद कोई एक आधा मैच मिल जाए अगर पाकिस्तान सीरीज जीत रहा हो। वरना मेरा तो आज भी यही सवाल है कि रोहेल नाजिर बेचारे ने क्या जुर्म किया है। पिछले 5 साल से वो टीम के साथ लगा हुआ है, आज तक उसका डेब्यू नहीं हुआ। आप अगेंस्ट रोहिल नजीर की बात करो, सॉरी सॉरी, कामरान गुलाम भी जो है उसको किस बिल्कुल लिए ये साइड बहुत लाइन किया बड़ा। जा रहा है समझ जी में जी जी, बिल्कुल ये तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इनजस्टिस है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, कामरान गुलाम। देखिए ना, नए प्लेयर आते हैं पुराने गायब हो जाते हैं। आपको याद होगा मोहम्मद हुरैरा को हमने वेस्ट इंडीज टूर पे जी जी डेब्यू जी, बिल्कुल कराया था। एक बिल्कुल। मैच बाद वो ड्रॉप हो गए। कामरान गुलाम जिनको बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में लाया गया था, बाबर आजम बिना परफॉर्म किए टीम में वापसी आते हैं और कामरान गुलाम परफॉर्मेंस दे दे के टीम से बाहर हो आता है। वो भी ऐसा कि उनका टीम से अब नामो निशान मिटने की उस पर आ गया है। तो ये बात तो मेरे को समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या वजह है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस स्क्वाड में हम थोड़ा रैप अप करेंगे। इसमें आमिर जमाल, गुड टू सी हिम बैक, क्योंकि टेस्ट के अंदर ये बिल्कुल बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं और आई होप कि इनको मौका मिलेगा इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि ये गेम चेंजर हो सकते हैं। नंबर 8 पे ये बैटिंग करेंगे और अच्छी हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो इसमें अली उस्मान, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक सीमर है, शायद फास्ट बॉलर है, नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म स्पिन स्पिनर। इनको तो मैं अनुमान अली पर्सनली की इनको जगह नहीं लाया जानता गया। हूँ, तो आई एम एक्साइटेड कि ये कैसा करते हैं। आई थिंक ये शायद खेलेंगे नहीं, लेकिन इनको स्क्वाड में रखा गया है। फिर आप देखें तो मुश्किल है खुरम खेलें। शहजाद इसमें है, आई थिंक बड़ा अच्छा इनका इंक्लूजन है, ये बड़े जबरदस्त बॉलर है। और अगर आप देखें तो ये अमान मोहम्मद अवेज जफर, आई थिंक ये कोई न्यू प्लेयर है शायद, इफ आई एम नॉट ये रॉन्ग, एक ये आपके जी डोमेस्टिक के फैसलाबाद बैट्समैन है, रीजन के लेकिन हैं, ये फैसलाबाद रीजन अच्छे के हैं। बैट्समैन है, लेकिन फिर जी वो सवाल उठता है कि जो परफॉर्मेंस दे दे के पागल होगा। सात बेग ने अभी कालियागंज ट्रॉफी के ये अंदर सात बेग टॉप स्कोर, बिल्कुल इसका बिल्कुल है इसके अंदर। उनका देखिए नाम मैं उनका नाम पर्सनली निकाल थोड़ा सा एक हॉट टेक आप कह सकते हैं है कि मैं चाहता कि इसमें साइम अयूब को पिक किया जाता। मैं मानता हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट जो है ना, उसमें साइम अयूब एक अलग प्लेयर है। वो जब टाइम लेके खेलते हैं तो वो बड़ा अच्छा करते हैं। तो मैं पर्सनली मेरा भी ये चाहता है मानना है इसमें बिल्कुल। साइम होते। अच्छा, अब हम अपने शो को मैं भी थोड़ा एग्री करता हूँ। जी अब अच्छा, अपने एक शो जी बिफोर हम लोग एंड करें, एक चीज जी यहाँ पे नोट पे थी, एक और है कि जी अगर नोटिस किया सऊद शकील के नाम के आगे जी एस्टेरिस्क जी जी लगा के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ था फॉर इंग्लैंड टूर सब्जेक्ट टू फिटनेस जी जी क्लियरेंस। तो मतलब आप ये भी देखो कि हम लोग कैप्टनसी जो बात कर रहे थे, सऊद शकील को हमने एज ए प्रोस्पेक्ट जो रखा था, उसमें ये भी मसले हो रहे हैं सऊद शकील के कि उसकी फिटनेस भी कोई टॉप क्लास नहीं रही है। ये जी उसकी फॉर्म भी डिक्लाइन हो रही है और फिटनेस भी उसकी जो है साथ साथ में डिक्लाइन हो रही है। बिल्कुल, आई थिंक इनका कोई फिटनेस टेस्ट इनका और रिजवान का कोई फिटनेस टेस्ट हुआ था अभी 1-2 हफ्ते क्लियर पहले, नहीं जो ये हुआ था, फेल कर गए थे ये लोग। तो ये फेल देखना कर गए पड़ेगा। थे, यस यही बिल्कुल दो, अब आई थिंक सिर्फ यही दो लोग थे जिन्होंने बिल्कुल, फेल किया बिल्कुल। था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब अपने शो को थोड़ा एंड की तरफ लाएँगे। आज हमने थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन किया, लेकिन अच्छा डिस्कशन हुआ। हमने दोनों अमान आपका थोड़ा एक राइट विंग, थोड़ा आपका ओपिनियन था बाबर आज़म पे। अली भाई आप थोड़ा डिफेंड कर रहे थे, अच्छा आपने कंस्ट्रक्टिव बात की। तो मैं आप दोनों से अपना आपके क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूँगा। आप आपके क्या थॉट्स थे आज के शो पे? देखिए, मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि हम चाहे जितनी मर्जी बात ले, क्रिटिसाइज कर ले, एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान मैचेस जीते। चाहे बिल्कुल, बाबर आजम कैप्टन रहे, चाहे शाम वही कैप्टन रहे, हमारा मतलब यह है कि पाकिस्तान मैचेस जीते। तो अगर ये स्क्वाड मैच टूर्नामेंट जीतता है, सीरीज जीतता है, बाबर आजम कैप्टन ये सीरीज जीत पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए बाबर आजम कैप्टन, कोई इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ मान की बात से, यही हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट ही यही है, और बाबर आजम को मेरा बैक करने का भी यही है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आखिर में पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान बिल्कुल बेहतर खेले, और अगर उससे बेहतरी होती है पाकिस्तान की तो जबरदस्त है, फिर कोई भी कैप्टन बने, कोई भी टीम में बिल्कुल, हो। आई थिंक इसमें मैं भी यही अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि देखिए बाबर आजम स्पेशली ही इज बीन थ्रू अ लॉट इन द लास्ट 4-5 इयर्स। उनके साथ उन्होंने ही सीन द हाइज एंड आल्सो द लोज एंड वेरी लोज। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जब इंसान इतना गिर जाता है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी उसका साथ देता है और वो ऊपर आता है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात है बाबर आजम के साथ, हमारी दुआएं भी हैं कि उनका बुरा वक्त जो था वो थोड़ा एंड की तरफ आए और अच्छा वक्त शुरू हो। आज के शो के लिए इतना ही है। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो थैंक यू मच, सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।